सर फ्रेश पानी और है क्या कहीं से? देखिए ग्लास में निकालेगा सर, हाँ जी। कौन कौन चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अभी हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 22 जिसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार बताया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या है उस पर आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत चार बिंदुएं बताई गई है। पहले मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार देता है। भाग अनुच्छेद 22 के दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सामान्य कानूनों कानूनी मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग जो है निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है। बोलने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 22 जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो है वह सामान्य नागरिकों के संदर्भ में लागू होता है और जो भाग 2 है वो ऐसे लोगों के ऊपर लागू होता है जो भारत देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो वो है निवारक निरोध कानून। पहले भाग की बात हम करते हैं। टॉपिक ही है आपका गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार। 22(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी का अधिकार और उसे कस्टडी में लेने के बाद अपनी रुचि के वकील करने का अधिकार होगा। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य की पुलिस जब किसी व्यक्ति को या किसी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचती है, गिरफ्तार करने के समय उस गिरफ्तारी का कारण उस व्यक्ति को बताना अनिवार्य होगा। बिना कारण बताए कोई भी राज्य की पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। चूंकि ये मौलिक अधिकार का कानून है इसलिए ये हर हाल में लागू होगा। अर्थात गिरफ्तार करने के लिए आपको उस अपराध का या उस जो भी घटना हुई है जिसमें आपको गिरफ्तार किया जा रहा है या आपको ले जाया जा रहा है, तो आपको उसका कारण बताना अनिवार्य होगा। बिना कारण बताए आपको किसी भी प्रकार से पुलिस कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा ये है अनुच्छेद 22(2) में है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर हर हाल में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ठीक, अर्थात न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। बस जो यातायात वाला वो है, यात्रा के समय को छोड़ दें, उसको हम लोग को काटना पड़ेगा, उसको छोड़ दें तो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, ये 22(2) में बताया गया है। 22(3) में बताया गया है कि उपरोक्त दो खंड भारत के किसी शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। क्लियर।
ये जो दो है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 जो है, वह किसी भी परिस्थिति में शत्रु देश के जो नागरिक हैं, अगर वो किसी मामलों में गिरफ्तार होते हैं तो उनके साथ ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा। कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? उसके लिए निवारक निरोध कानून जो है वह बनाया गया है। एक नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कैद नहीं किया जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि न कर दे कि इस तरह के कैद के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। मतलब ये जो बताया गया है मुख्य तौर पर शत्रु देश के नागरिकों पर लागू होंगे। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत यदि किसी को गिरफ्तार किया गया तो 3 महीने के भीतर उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। अगर न्यायालय में किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उस परिस्थिति में जो एक बोर्ड बनता है, सलाहकार बोर्ड, जो उस पुलिस को या स्पेशल जो टीम बनती है, चाहे वो एनआईए की टीम हो, चाहे सीआईडी की टीम हो, या सीबीआई की टीम हो, या रॉ की टीम हो, उनको ये अधिकार देता है कि 3 महीने तक आप उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। और यदि सलाहकार बोर्ड भी उसकी मंजूरी दे देता है, नहीं ये कुछ देश का बहुत सेंसिटिव मामला है और उसका ये अभियुक्त है, तो उस स्थिति में वो 3 महीने से फिर से 3 महीने बढ़ाया जा सकता है, फिर से 3 मंथ होगा और फिर से सलाहकार बोर्ड को लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तो फिर से उसको एक्सटेंस किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? 22 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बताया गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसके संदर्भ में अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय कारण बताना अनिवार्य होगा। एक बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भारत देश के अंतर्गत कोई भी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करेगी उसके लिए फर्स्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। ठीक है, और फॉर्मेलिटी के तौर पर यहां पर चूंकि हम कीवर्ड ही पढ़ते हैं, उसमें और भी चीजें लिखी गई है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करके ले जाएगा, वो ले जा सकते हैं, परंतु उस ले जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके घर वालों को देनी होगी। समझ में आया? बिना घर वालों की सूचना दिए उनको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, घर वालों को सूचना देनी ही पड़ेगी। क्लियर? और वकील रखने का अधिकार होगा। वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया है वह अपना पक्ष रखने के लिए किसी भी वकील को ले सकता है। अगर उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन लो है, सही नहीं है, तो सरकार उसको वकील उपलब्ध कराएगी। समझ में आया? सरकार उसको उपलब्ध कराएगी, ये नियम कहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास वकील नहीं हो पाया किसी कंडीशन के अंतर्गत, तो सरकार जो है उसके वकील का पूरा खर्चा जो है निर्वहन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये है 22(1), 22(2) में है। गुड मॉर्निंग। जल्दी जहां पर समझ नहीं आता है तो मैं जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट करता हूं तो पूछिएगा। ठीक है, 22(2) है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तारी जिस टाइम की गई उस समय से लेकर 24 घंटे के भीतर उनको हर हाल में न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बस वो यात्रा का समय को छोड़ दें, बाकी समय सारे इंक्लूड होंगे। ठीक, तो 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होगा, ये 22(2) कहता है। ठीक है, और ये जो 22(3) और 22(4) है, ये भारत देश के सामान्य नागरिकों के लिए के ऊपर नहीं है, ये है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत। ठीक है, क्या कहता है कि ये जो उपरोक्त 2 खंड दिए गए हैं वो भारत देश के किसी भी नागरिकों के साथ लागू नहीं होंगे, वो भारत देश के शत्रु देश के नागरिकों के मतलब लागू होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों जो बताया गया है वो ऐसे लोगों के ऊपर लागू नहीं होंगे जिनको एनआईए या रॉ के अंतर्गत निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है।
एनआईए जानते हैं ना? नहीं जानते? हाँ, एजेंसी। हाँ, यूएपीए सुने हैं? ओटा सुने हैं? नहीं सुने हैं? मीसा तो सुने हैं, मैं जो उस दिन बताया था, मीसा कानून। नीसा नहीं भाई, मीसा। हाँ, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई थी और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये जितने भी कानून जो मैंने बताया, चाहे वो यूएपीए हो, ओटा हो या मीसा हो, ये जितने भी कानून जो बनाए गए हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में ऐसे लोग जो संलग्न पाए जाते हैं, तो उससे उसके रोकथाम के लिए कानून बनाए गए हैं। तो ये जो कानून होते हैं, उसके अंतर्गत किसी भी नागरिकों को जब, मतलब किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको कंटिन्यू अपनी कस्टडी में रखा जा सकता है, क्योंकि उस कानून के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरे को याद दिलाइएगा, जब नेक्स्ट टाइम क्लास होगा तो मेरे को लाइन से बताना पड़ेगा निवारक निरोध कानून, ठीक है? याद दिलाइएगा, ठीक? अभी तो ये, हाँ, निवारक निरोध कानून किस पर लगाया जाता है, क्या आधार होता है? तो सबसे पहले है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा, ठीक। सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और भारत की सुरक्षा एवं विदेशी मामले। वो चार आधार होते हैं जिसके संदर्भ में किसी ऐसे नागरिक जो इन चीजों को तोड़ते हैं या इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन पर यू भी वर्तमान में जो कानून लगता है, यूएपीए लगता है, ठीक। इस पर हम पढ़ेंगे। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी होगी और ये कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा। उनको लगातार कस्टडी में रखा जा सकता है। 3 महीने के भीतर उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाता है, परंतु जरूरी नहीं है कि 3 महीने के भीतर किया जाए। अगर उसको, हाँ आ जाइए, अगर उसको जो सलाहकार बोर्ड है, जो एडवाइजरी कमिटी जो बन रही है, वो अगर डिसाइड करे कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो उसको एक्सटेंस किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कुछ और है, जैसे अभी बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत कुछ महिलाओं की वरीयता जो है वो सुनिश्चित की गई है। जैसे बोला जाता है कि रात्रि में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ठीक है। रात्रि में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कंडीशन बहुत सारा है उसका, ऐसा नहीं है कि वो कानून है। बाकी वो परंपराओं के अंतर्गत वो हो गया, महिलाओं के सम्मान और उसकी गरिमा के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं तय की गई है, परंतु संविधान में कहीं भी ऐसी बातें अंकित नहीं है, ठीक है। महिला को गिरफ्तार किया जाएगा तो महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार करेगी, ये एक प्रकार से उनको सम्मान देने का ये बीएनएस के धाराओं में उनको शामिल किया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में नहीं है। फिर भी चूंकि हम 15(3) पढ़े हैं, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध, उसके अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, तो ये 22 में कोई कंफ्यूजन है? पूछिए जल्दी से। ये 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। हम्म जैसे कोई छत्तीसगढ़ का कानून है, और यहाँ का अपराध करके पकड़ गया और तमिलनाडु में जाके पकड़ाया, हम्म उसको लाने में लग जाती है। हम्म तो यात्रा को छोड़ करके मतलब जब तक पहुंचेगा उसके बाद से छोड़ सकता है। हाँ भाई, यात्रा को छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे होता ये है कि जैसे मान के चलिए कोई भी हो हम लोग का जैसे सिलेबस, हम्म तो सरकार क्या करता है कि हमारे शिक्षा के लिए वो एक सरकारी टीचर रहता है ताकि टोटल सिलेबस हमको पढ़ाए। हम्म इसके बावजूद अगर हमको नहीं समझ आ रहा है, अगर हम एक्स्ट्रा और चाहते हैं तो अलग से उस शिक्षण संस्थान के जैसे उस टीचर के, सरकारी टीचर के अलावा प्राइवेट टीचर से जाके अपने व्यवस्था के लिए हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो सरकार हमको पूरा पूरा व्यवस्था दे रही है। उसी टाइप से सर वकील की तो पूरा जैसे 50 मामला है, 50 मामला के लिए सरकारी वकील रखा होगा। हम अपने बेनिफिट के लिए हम अपने मतलब जैसे हमारा वो अच्छे से हमारे लिए केस लड़े, इसलिए हम प्राइवेट वकील रखते हैं या फिर सरकारी वकील कम कंपलसरी रहता है।
जो प्रार्थी वर्ग होता है ना, या बोला जाए या पीड़ित वर्ग जिसके साथ अपराध हुआ है, तो उसको अतिरिक्त पुलिस रखने की जरूरत नहीं होती है। उसको राज्य जो है वो संरक्षित करता है और राज्य अपने हिसाब से वकील मुहैया करवाता है। परंतु जो आरोपी वर्ग है, अगर वो उसका कंडीशन सही नहीं है, वो वकील नहीं रख पाया, उस कंडीशन में सरकार जो है प्रोवाइड करवाता है सरकारी वकील। कोई भी वकील, चाहे सरकारी का है चाहे प्राइवेट करवाए, वो सरकार के ऊपर रहता है, अर्थात मजिस्ट्रेट ही फैसला कर देता है कि आप लड़िए ऐसा। जैसे स्नाइपर हीरो तुम्हारे, तुमको खाना खाने का औकात हो तो खाओ, नहीं का औकात तो खाओ। हाँ, आप खिलाए, सरकार खिलाएगी, ठीक है, आप खिलाते आइए। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है नहीं है, ढकोसला भी तो कर सकते हैं नहीं है करके। वहां पर कौन तय करेगा? बहुत सारे अपराध में ऐसा ही होता है और कई लोगों को। खैर, चलो, तो ये है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो हम 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट किए हैं, एक है समता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं तो चीजें समझ में आएगी। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर याद रखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश भी उसका कैटेगरी में आ गया, या चाइना हो, ये हमारे शत्रु देश है, डिक्लियर है, ठीक है। तो इनके नागरिकों को छोड़कर बाकी अगर कोई विदेशी जो भी है फॉरेनर, उनमें भी ये कानून लागू होता है। कौन कौन सा? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद है जी? बता, आगे पाठ पीछे सपाट, कुछ नहीं है भाई। अनुच्छेद 14 ही याद नहीं आ रहा है। कानून के समक्ष समानता जी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बताओ, गुड। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हाँ। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ए। संशोधन हुआ है ना 66वां। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ, 22, ठीक। बालात श्रम अभी हम पढ़ेंगे, कारखाने वाला ये पढ़ेंगे, ठीक है। एक बालात श्रम अनुच्छेद 23 और कारखानों में बच्चों में नियोजन अनुच्छेद 24। धर्म अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों में ये प्रबंधन है, आबंधन नहीं है, ठीक है। 26-27, किसी धर्म को प्रोत्साहन करने हेतु कर से छूट, 27, 26 और 27, ठीक। कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, 28। तो ये जितने भी मामले हैं वह दोनों पर लागू होते हैं, जो भारतीय हैं उन पर भी लागू होगा और जो फॉरेनर है उन पर भी लागू होगा। बट ये कुछ ऐसे मामले हैं या कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, बताओ, गुड। 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 16। अनुच्छेद 19 में जो 6 मौलिक अधिकार जो हम पढ़े हैं ABCD, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वो सभी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति अभी हम पढ़ेंगे 29 में, ठीक। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 30। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये मौलिक अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं और ये मौलिक अधिकार जो है भारतीयों के साथ अन्य विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। तो आप बोलोगे वो तो विदेश में रहते हैं। ऐसा कंडीशन जब वो भारत आए हुए हैं और उनके साथ ऐसी गतिविधि हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है जिससे ये चीजें प्रभावित होती है, उस
टर्म्स में ये लागू होगा। ठीक है, खत्म। जाओ तो जी चंदन सर को बुलाओ तो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए तो। हम्म। धर्म, वंश और एक देशीकरण था। तो देशीकरण और पंजीकरण और एक और था। हम्म। हम्म। तीसरा तो तीसरी या हाँ। में कवर खंड है। हम्म। ये मैं वो वाला पीडीएफ मैं सेंड किया उसको इसमें कर दो। ये खत्म हो गया, वही टेलीग्राम में जो यहाँ का है साध्य वाले में, इसमें कर वो कंटिन्यू रहे, रहने दीजिए उसको। हाँ। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे थे। हाँ, ऑन हो गया। एक बार सुन लीजिए। हम्म। हम्म। हाँ हाँ।
हम्म। इसी अनुसूची लिखा है पीडीएफ में, तो वो आठवीं है कि मतलब दोनों है, दोनों अनुसूची में है। क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का है, तो वो मतलब अन्य देश का आदमी है। देखिए, तीसरी अनुसूची जो है ना, उसके वो शपथ और प्रतिज्ञा मूलतः उसमें है, ठीक है, बट उसमें कंडीशन भी बताया गया कि किन लोग ही वो शपथ ले सकते हैं। तो उसमें बताया गया है भारत का नागरिक हो, ये वो, उसमें कंडीशन बताया गया है, ठीक है। वही व्यक्ति जो है संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है जो भारत का नागरिक है, वो कंडीशन उसके अंतर्गत लागू होगा, ठीक है। हो गया मैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ना, है ना, अनुसूची पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक, देखिए क्या है, संविधान बहुत मोटी किताब है, ठीक है, और उसको एकदम पूरा का पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, और वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे, उसके सिवा क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता, अभी तक का तो यही रिकॉर्ड है, ठीक। और क्योंकि हम कीवर्ड को लेकर, बेसिक कीवर्ड को लेकर हम पढ़ते हैं, इसके कारण कुछ चीजें छूट जाती है, ठीक है। तो उन चीजों पर ज्यादा आप गौर ना करें, और ये जो है इसको मैं एक बार और मतलब अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है, देसीकरण को। अ, क्या है, अनुच्छेदों में लगातार कुछ ना कुछ संशोधन, कुछ ना कुछ ऐड किए जाते हैं, इसलिए कुछ चीजें रखी जाती है, कुछ चीजों को मिटा दी जाती है, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी वर्तमान में अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञा ही है, ठीक है, बट ऐसा रहा होगा कि कुछ उसमें स्पेशली जो टूल्स है जिसके अंतर्गत संवैधानिक पद पर वही व्यक्ति जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, तो शायद उस कंडीशन में कुछ ऐसा हो, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी अनुसूची 8 ठीक है, उसके अंतर्गत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। हम पढ़े हैं समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और ये तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24। 23 को याद रखेंगे बालात श्रम, और 24 को याद रखेंगे बाल श्रम, याद ऐसे ही करना है। अनुच्छेद 23 बालात श्रम और अनुच्छेद 24 बाल श्रम। एक्सप्लेन करते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। यह अनुच्छेद मानव तस्करी, मानव दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति में किसी भी व्यक्ति के शोषण से रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, तो इसको क्या है, इंसानों, महिलाओं या बच्चियों की खरीद फरोख्त या गुलामी करके उनको वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभित करना या उनको उस व्यापार में ढकेलना, यह अपराध की श्रेणी में आता है, अर्थात मानव तस्करी पूर्ण तौर पर अपराध है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत मानव तस्करी पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो मानव तस्करी के जो भी मामले हैं उन पर टोटल प्रतिबंध लगाने की बात अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की गई है, ठीक है। याद रखेंगे, जो भी इंसान है, महिलाओं और बच्चों का होता है खरीद फरोख्त ज्यादातर, तो उस पर टोटल पूर्ण विराम लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट है बेगार और जबरन श्रम पर रोक। किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है फिर भी वह कार्य कर रहा है, और कार्य करने के उपरांत उसको किसी भी प्रकार से उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाता है, बेगारी। हमारे छत्तीसगढ़ में बेगारी बहुत सारे आंदोलन चलेंगे, है ना, तो जनजातियों से काम करवा लिया जाता था जंगल में, और उनको उस श्रम का कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था, तो जिसके संदर्भ में बहुत सारे आंदोलन होंगे, जंगल आंदोलन, ठीक। तो इसमें है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना उचित मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर करना, यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक। और ये जो
कंप्लीट जो चीजें दी गई है वह ये सारी चीजें जो है बालाश्रम के अंतर्गत आता है। मैं कहीं लिखवाया था यार, मतलब लिखा था, कहीं लिखा है क्या बालाश्रम? खैर होगा, ठीक है। बालाश्रम में जो याद रखेंगे, ये बालात इक्वल्स टू ये सारी चीजें आएगी, मानव तस्करी, बेगारी, जबरन श्रम, ये सारी चीजें बालात श्रम के अंतर्गत आती है। क्योंकि मेंस में सीधे क्वेश्चन आता है बालात श्रम पर टिप्पणी लिखिए, तो अनुच्छेद 23 पर ही टिप्पणी लिखना है। हाँ ठीक है, तो बालात श्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी? मानव तस्करी टोटल, बेगारी और जबरन श्रम, ठीक है। जिसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट है महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी। ठीक, बंधुआ मजदूरी भी इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूरी क्या कहलाता है? ऐसे मजदूर जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी श्रम को नियोजित कर रहे हैं लगातार, भी किसी के मतलब बच्चे के का पिताजी उस घर में या उस क्षेत्र में या उस खेत में कार्य कर रहा है, फिर उसके वो किसी कंडीशन में वो नहीं रहे तो उसका बच्चा करेगा, फिर उसका बच्चा करेगा, फिर उसका बच्चा करेगा, तो ये बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें उस व्यक्ति को घर में रहने दिया जाता है, साथ ही उसको कुछ पैसे देकर काम में रख लिया जाता है, खाना वाना देंगे करके, और कुछ पैसा देंगे करके रखा जाता है। फिर बाद में वही व्यक्ति इतना ज्यादा कर्ज ले लिया रहता है संबंधित जहां पर वो काम कर रहा है वहां, तो उसको चुकाने के लिए उसका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वहीं पर मजदूरी करता है। तो इस प्रकार से जो मजदूरी है वो बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो याद रखेंगे मानव तस्करी भी, बंधुआ मजदूरी भी, बेगारी, ये सारे के सारे जो है वो बालात श्रम के अंतर्गत आता है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बालात श्रम पूर्ण तौर पर निषेध है। ठीक, इसी को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 लाया गया। ठीक है, मानव तस्करी को रोकने के लिए भी कानून लाया गया, समथिंग 1976 समथिंग। ठीक है, मानव तस्करी उन्मूलन कानून लाया गया है जिसके अंतर्गत 1976 के अंतर्गत कुछ है। बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत भी कानून लाया गया है। ठीक, और ये तो हाँ ये तो है 76, ये भी कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कम कुछ है ना, मैं बताऊंगा। याद नहीं आ रहा यार, है बाकी। ठीक है, कानून को पढ़ेंगे, कैसे नहीं आया है समझ, लिखा तो था। चलिए, ये है बालात श्रम और 24 है बाल श्रम। बच्चों के मजदूरी से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो पूरे के पूरे बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, ठीक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि हम किसी नियोजन में शामिल करें तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में पूर्ण तौर पर 14 से कम उम्र के बच्चों पर कारखाने या किसी भी अन्य खतरनाक उद्योगों पर काम में नहीं लगाया जा सकता, उसको लोक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसी को रोकथाम के लिए कानून लाया गया जो था बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, जिसके अंतर्गत बच्चों को रोजगार एवं कार्यस्थलों में विनियमित करने के लिए एक प्रकार से नियमावली तय की गई है कि किस बच्चों को रखा जाएगा, किस बच्चों को नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जो गरीब है, जिनका कोई नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो उन बच्चों के लिए नियमावली तय कर दी गई है कि वह बच्चे जो काम करेंगे तो वहां पर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, उस कंडीशन के अंतर्गत ही वह बच्चे जो है काम कर सकते हैं। परंतु ऐसे जगह या ऐसे क्षेत्र जहां पर जान का जोखिम है या अत्यधिक श्रम है, उस जगह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम नहीं कराया जाएगा।
ठीक है, जहां पर उनकी उन्नति ना हो सके। इसलिए ढाबा होटलों में बच्चों को काम करवाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, साथ ही ऐसे स्थल जैसे वहां पर जान का खतरा, जैसे कोई कारखाने हैं जहां पर अत्यधिक श्रम करवाया जाता है, विस्फोटक के सामान बनते हैं, पटाखा फैक्ट्री, या समझ लो कोई भी जहां पर बहुत ज्यादा तपिश हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, उन जगहों पर टोटल प्रतिबंध है। ठीक है, जब आप श्रम इंस्पेक्टर पढ़े होंगे तो इसके लिए एक अलग से टॉपिक है बाल श्रम का। ठीक है, उसमें सारे कंडीशन दिए गए हैं। ठीक, तो ये है आपका, एक है बालात श्रम जिसके अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, महिलाओं का खरीद फरोख्त, बेगारी, ये सारी चीजें आती है। और बाल श्रम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में नियोजन पर सम्मिलित होने पर रोक है। ठीक है, एक अपवाद है, याद रखेंगे, राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सेवा के लिए अनिवार्य सैन्य या सामाजिक सेवा लागू कर सकता है, लेकिन इस दौरान धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चीज और याद रखेंगे, शोषण के विरुद्ध जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था समाज में सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है महिलाएं और बच्चे। तो दो ही वर्गों को टारगेट किया गया है इस 2 अनुच्छेद में। 23 में महिलाओं और बच्चों को भी किया गया है और 24 में टोटल बच्चों को ही किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 25 अंतःकरण से धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों में कर न देने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। याद करना है, ठीक है। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण से धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार से कर न देने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। पूछा गया क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो अनुच्छेद 28। किस अनुच्छेद के तहत हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25। ठीक है, किस धर्म के तहत, मतलब किस अनुच्छेद के तहत हम धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 36। ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो वैसे अच्छे से पढ़िएगा, फिर मैं याद करवा रहा हूं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण से धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों में कर न देने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। ठीक, एक एक को अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, अपना सकता है। समझ में आया? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमारे यहां मतलब भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपना सकता है, मान सकता है, बट कंडीशन होना चाहिए अंतःकरण। समझ में आया? अंतःकरण मतलब मन से नहीं होता जी, मन अलग है, मन तो चंचल है, मन तो गतिमान है। इंटरनल सूल, अंतर आत्मा, ठीक है। यदि आपको अंतरात्मा से यदि लग रहा है कि मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, तो मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर रहा हूं। समझ में आया? ये मेरा स्वतंत्रता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता। परंतु
ये अंतःकरण के अंतर्गत यदि कोई दूसरा माध्यम हुआ, किसी के भड़कावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर, द्वेष, लालच या प्रतिशोध की भावना से, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या पैसे के अंतर्गत, तो किसी के दबाव में आकर यदि आप कोई दूसरा धर्म स्वीकार करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में आता है, और आप तो अपराधी बनेंगे, जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है वह भी अपराधी बनेगा। समझ में आया? अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि तुमको हिंदू धर्म अपनाना है, तो मैं अपराधी हूं और वो अपनाएगा, वो भी अपराधी है। समझ में आया? और अगर मेरे को इंटरनल मेरी सूल जो है वो अचानक मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई, हाँ भाई अब मेरे को सिख धर्म अपना लेना चाहिए, हाँ, तो वो अलग विषय है, वहां पर मैं अपना सकता हूं, और उसका एक प्रोसीजर है ना। अगर मेरे को अपने धर्म चेंज करना है, उसका एक प्रोसीजर है, परंतु मैं किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने से, किसी के दबाव में आके, किसी लालच के अंतर्गत, द्वेष के अंतर्गत, या किसी भी कोई भी और अन्य माध्यम हो, उसमें यदि मैं किसी धर्म को स्वीकार करता हूं तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, और भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। समझ में आया? क्लियर है? अंतःकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक? तो हाँ। लोग, बहुत लोग हैं ओशो को मानते हैं, तो हो सकता है वो तो सुने होंगे जो, तो सुनने से उनका अंतःकरण या मन जो चेंज हो गया। तो मतलब आप मुझे ओशो का किताब दिए या उसके बारे में, और उससे मेरा अंदर अंदर आपको कहता है कि नहीं है उसको भी मानना चाहिए, तो आप मेरे को भड़काया, मेरा मन बना। ठीक। तो ओशो जो है वो कोई धर्म थोड़ी है। नहीं, ये बात तो बोला। नहीं, मैं आप सही बोल रहे हैं। ओशो जो है, मैं आपको उसी का कटाक्ष कर रहा हूँ। ओशो धर्म नहीं है, ओशो थिंक है, फिलॉसफी है। प्रोफेसर रजनीश है वो, मैं भी जानता हूँ उनको। हाँ, कुछ कुछ चीजें अच्छी लगती है मेरे को, और चूंकि दर्शन को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें अच्छी है उनकी, और यथार्थ प्रैक्टिकल है, परंतु बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है कि वो अपनी मनगढ़ंत चीजों को मनमाने बोला है। ठीक है, सबका अलग अलग थिंक है, जो आपको अच्छा लगा तो वही है ना। प्रोफेसर रजनीश अर्थात ओशो की बातों को आप सुने, ठीक है, और सुनकर आप घर में गए, अचानक आपको लगने लगा नहीं यार मेरे को ओशो का थिंक है, मैं इसी को फॉलो करूंगा, तो कर सकते हैं आप। समझ में आया? कर सकते हैं, बट अगर उसका माध्यम ओशो जानबूझकर आपको ऐसी बातें बता रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाइए, तो फिर गलत है ना ये। मनसा और नियत के ऊपर भी प्रश्न है इसमें। अगर ओशो की जगह में किस धर्म को रख दिया जाए, हाँ, वही मैं बता रहा हूं, जो आप अच्छा बात सुने हैं कहीं से और आपका हृदय परिवर्तन हो गया है ना, वो हृदय परिवर्तन ठीक है, परंतु जो करने वाला है उसका भी नियत जो है पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी मनसा ये नहीं होनी चाहिए कि आप धर्म को स्वीकार किए। आप स्वयं कर रहे हैं तो आप छूट है ना भाई, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। जैसा जैसे कानून के अंदर कानून आके पूछता है कि हमें खुद से कर अपने जबरदस्ती कर, हाँ लेकिन अगर कानून को हम बोलते हैं कि हम स्वयं स्वयं से कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो स्वयं से कर रहे हैं तब ठीक है, और अगर आपका कोई माध्यम बन गया तो फिर वो गलत है। उसको कैसे बताएगा बाद में कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। जिसको जो दिक्कत है वो लोग बताएंगे जी, वो तो गवाही देंगे। वही मैं बता, आपको कोई तकलीफ नहीं है भाई। जब आप जिस धर्म को मान रहे हैं या मानने वाले हैं, और जो भी आपको जो आपके धर्म गुरु है, दोनों के बीच रजामंदी, तीसरे को कोई लेना देना नहीं, बट आपके कृत्य से अगर तीसरे को परेशानी है तो ये दिक्कत आएगा ना भाई। मैं किसी भी को मानूं, मैं एलियन को मानूं, हाँ ये मेरे को, तो भाई अगर किसी को परेशानी नहीं है तब तक वो मैं है, और किसी को परेशानी हो गई तो फिर वो बताएगा ना कि आप कैसे मान रहे हैं उसको।
ठीक है। इससे अभी उसका प्रचलन बढ़ रहा है। ये सर अभी वो छत्तीसगढ़ में आए थे एक न्यूज़ की पढ़ेंगे स्वतंत्रता वो रामपाल सब ये हरियाणा में। ये रामपाल कामपाल 2 दिन का रहता है भाई, ये सारी चीजें जो है ना ये सही नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी शक्ति को आराधना कर रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ या उनको उनको मान रहा हूँ, तो मीडिएटर की जरूरत ना हो। ठीक है, हाँ गुरु मान रहे हैं आप, अच्छी बात है। बाकी अगर आप कोई धर्म को मानते हैं या सही में अपनाना चाहते हैं तो उस पर एक बार अपने थिंकिंग से एक बार पढ़िए उनको, उसके बाद फॉलो कीजिए। मैं देखता हूं आडंबर है, मेरा निजी विचार है भाई ये। ठीक है, भारत में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं जी, और अच्छे अच्छे हैं सारे, मतलब बहुत सारे का तो दर्शन काफी ज्यादा, बहुत मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, परंतु और भी बहुत सारे हैं, उस पर थोड़ा वो करो। ठीक है, रामपाल जी अपने हिसाब से लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीयों को थोड़ा नया चाहिए रहता है हर हर 2-3 साल में। बस ठीक है, कभी निर्मल बाबा आ जाते हैं, कभी प्रदीप मिश्रा जी अभी हो गया, अब तक कोई दूसरा आएंगे, है ना। तो ट्रेंडिंग चलते रहता है वो, हर लोग के जीवन में मनोरंजन की भी जरूरत होती है, तो मनोरंजन अच्छा। लेटेस्ट मैं देखा था उसमें मतलब एक ईसाई मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी लोग थे ना, वो आए अपने क्षेत्र में और बहुत सारे ऑफर किए उनको एजुकेशन के लिए, ऑफर किए, एजुकेशन प्रोवाइड की, फिर हेल्थ ट्रीटमेंट दिए और प्लस बहुत सारे फैसिलिटी उन लोगों को उपलब्ध कराए। इंटरेक्ट हो गए उनसे और साथ में ना अपने गांव के क्षेत्र में हर जगह चर्च वगैरह स्टैब्लिश कर दिए, तो बहुत सारे लोग भी एसटीएस वगैरह सब कन्वर्ट हो गई ईसाई में। तो ये एक में अपराध बोल सकते हैं कि या कानून की सीमा में? षड्यंत्र है ये, मतांतरण हो रहा है ये अपराध ही है, अपराध ही है। एक चीज, मैं हिंदू धर्म स्वीकार मान रहा हूं, ठीक है, मेरे को क्या ऐसा है कि मैं उसको बोलूं भाई तू भी मान, क्यों बोलूं मैं भाई। और मेरा ईश्वर यदि शक्तिशाली है, मेरा ईश्वर यदि एकदम सच है, तो बोलने का मतलब क्या है जी। वो नहीं मान रहा, नहीं मान रहा है, मान रहा है, मान रहा है, क्यों बोलना, क्यों किसी को बहकाना, क्यों किसी को भड़काना, और क्यों भीड़ बनाना। ईश्वर प्राप्ति का माध्यम भीड़ नहीं हो सकता है। आप पूजा करिए, आजकल तो केदारनाथ में ऐसा भीड़ है, बाप रे, भगवान बचाए भाई। भगवान इन लोग को नहीं बुला है, ये लोग जबरदस्ती गए हैं। हाँ चल रील बनाबो तहन फिर दिखाबो सब जन ला, हम अनगे रहन थे, अरे पूरा सर वो पब्लिक लोग को अगर कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों को जो धर्मांतरित हुए हैं उनको, उनको दिक्कत से कोई, वो तो भाई वो लोग मतांतरित हो चुके हैं, उनको क्या दिक्कत होगा। दिक्कत जो है वो बाकी को, उनको नहीं होना चाहिए। हाँ तब ये आएगा, तब ये मामला। भाई जैसे आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आपका एक परिवार है, आपके परिवार के 2 लोग दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिए, तो दिक्कत किसको होगा, बाकी लोग को होगा ना। आप यहां पर मनमाने नवरात्र मान रहे हैं और वो कुछ और कर रहा है, आप पीतर मान रहे हैं, वो और कुछ कर्मकांड कर रहा है, तो दिक्कत किसको होगा। इसलिए आप ऐसा कृत्य करिए जो आपके अंतःकरण से हो। ठीक है, अगर कभी ऐसा रहा कि मेरे से अगर फिलोसफी अगर पढ़ना हुआ, तो फिर ये बहुत सारा जवाब मैं दूंगा इसका। ठीक है, अभी हम लोग उसमें नहीं आते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन किनको दिया गया है, तो याद रखेंगे धार्मिक कार्यों में प्रबंधन जो है वह कौन कर सकता है, तो याद रखेंगे सबसे पहले ऐसा ऐसा समूह कर सकता है, जो किया जाएगा वो अकेले नहीं होगा, वो समूहों के माध्यम से होगा। उस समूहों का एक विशिष्ट नाम होगा, नाम के साथ उसमें पद सोपान जैसी प्रक्रिया होगी। पद सोपान मतलब समझते हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, उस समूह का। ठीक, साथ ही उनका जो उद्देश्य होगा वो एक होगा।
सकारात्मक होगा। अगर उन समूहों में ये सारी चीजें है, तब उस समूह को धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। समझ में आया? धार्मिक कार्यों में प्रबंधन का मतलब ये है, जैसे अभी एक नया विवाद आया है कि जितने भी मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जाए, ऐसा याचिका दायर किया गया है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, वहां पूरा सरकार के कंट्रोल में है। आप जितना भी चढ़ावा करते हैं, सरकार अपने राजस्व को कलेक्ट कर लेती है वो, और बाकी जो पुजारी वहां पर रहते हैं उनको सैलरी बेस में रखा जाता है। बहुत गंदा कंडीशन है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, और बाकी ये जो मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, फायर टेम्पल, जो भी, और उनको किसी भी प्रकार से सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है, इस पर सुनवाई चल रही है। अच्छा फैसला आएगा, न्याय संगत आएगा, ऐसा लग रहा है। कहीं भी अगर धार्मिक प्रबंधन करा रहे, मान लेते हैं अभी प्रदीप मिश्रा जी का कथा करवाएंगे, ठीक है, उस करवाएंगे तो उसके लिए एक समूह बनाना पड़ेगा। लोग ही अकेला कोई करवा लेगा क्या? नहीं करवा सकता, ठीक है। उस समूह का एक नाम होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम समिति या भोलेनाथ समिति, जो भी आप रखें नाम, ठीक है। उसमें पद सोपान होना चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, तभी तो प्रशासन के साथ उनका कम्युनिकेशन हो पाएगा ना जी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो प्रबंधन यदि करना है, मैनेजमेंट करना है, तो कुछ तो होना चाहिए। तो अगर मान लो भगदड़ वगदड़ हो रहा है तो प्रशासन किसको पकड़ेगा? इन्हीं लोग को पकड़ेगा, ठीक है। तो पद सोपान महत्वपूर्ण है, और उस समिति का जो उद्देश्य होगा वो एक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कि हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के अंतर्गत प्रदीप मिश्रा जी का कथा का आयोजन कर रहे हैं। तब जाके आपको प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट है, धार्मिक कार्यों से कर नहीं लगेगा। कोई भी आप धार्मिक कार्य करेंगे अपने घर में, कथा पूजन जो भी आप करते हैं, उसमें कर नहीं लगेगा। पहले लगता था, अंग्रेज थे तो कम हो गया था, परंतु मुगलों के दौर में या उससे पहले दिल्ली सल्तनत के समय काफी कर देना पड़ता था। गैर इस्लामिक जो गतिविधियां होती थी उसके अंतर्गत, जजिया कर तो सुने ही होंगे, वैसे कर देने पड़ते थे, ठीक। अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसके लिए कर देना पड़ता था। परंतु वर्तमान में किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों में कर से छूट दी गई है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है ना जी। तो पूरा ब्लैक मनी बैठ जाएगा। कैसे ब्लैक मनी? आप कहेंगे हमारा 10 करोड़ है हमारा ब्लैक मनी, हाँ, पूजा पाठ करा हमारा ये खर्चा हुआ 8.5 करोड़ खर्चा हो गया। हाँ। दिव्या जी, क्या बोलते हैं, अभी आगे मैं वही बताऊंगा जो आप क्वेश्चन किए हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं होता है जी, हमेशा नकारात्मक ना रहिए ना, ठीक है। भारतीय समाज में थोड़ा सा पॉजिटिव भी होके चलना पड़ेगा। हर कोई पैसा लगा रहा है वो ब्लैक मनी ही हो, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। भाई, मैं यदि मान लो मेरे को लग रहा है कि साक्षात शिव जी ने मुझे दर्शन दिया है, और शिव जी बोले हैं कि भैया ये प्रदीप मिश्र आने वाला है, भाई 5 लाख रुपए दे देना, तो मेरे को लग रहा है तो मैं दे रहा हूं, नहीं लगेगा तो नहीं दूंगा। तो उसमें क्या ब्लैक मनी, क्या व्हाइट मनी? यार मैं समझ गया, एक हो सकता है, वो तो सब फील्ड में है, सब फील्ड में होता है। आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकते हैं, अभी यहाँ पर बताना सही नहीं, हो तो सब में पॉसिबल है। बाकी हो सकता है, वो अलग मैटर है ना, होगा अलग मैटर है। इसीलिए मैं बोला पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो कर से पूर्ण तौर पर छूट दी गई है। यदि आप किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से टैक्स सरकार नहीं लेगी। नेक्स्ट 28 है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। शिक्षण संस्थाएं जो है वो कितने प्रकार की होती है, आप लोग ही बताइए। एक होता है
सरकारी टोटल, एक होता है सह सरकारी। हर सरकारी स्कूल हाँ, अर्ध सरकारी लिखूं तो ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है भाई, अर्ध सरकारी, शासकीय, हाँ, और 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 नहीं होता है, निजी होगा। और जी, निजी के और कुछ होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है। चलो ठीक है, निजी, प्राइवेट, मुझे लग रहा था और भी होता होगा। ठीक, चलिए। तो सरकार जो है, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यहां पर सरकार का टोटल 100% पैसा है। ठीक है। अर्धशासकीयों में सरकार जो है वह कुछ परसेंट में वो देती है, लगभग 60% इनका पैसा होता है, और यहां पर सरकार का कोई भी पैसा नहीं होता है। ठीक। तो उस स्थिति में सरकार का नियंत्रण यहां पर पूर्ण तौर पर है, पूर्ण नियंत्रण है, और यहां पर अर्ध नियंत्रण है, आधा अधूरा, पैसा आधा लगा है तो आधा, और यहां पर उस मामलों में नियंत्रण नहीं है, आदेश फॉलो नहीं किया जा सकता, परंतु मैं बताऊंगा अपवाद भी। ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं धार्मिक शिक्षा की बात। तो सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा, शिक्षा बोल रहा हूं ना, शिक्षा टोटल प्रतिबंधित है, नहीं दिया जा सकता धार्मिक शिक्षा। अर्धशासकीय में भी धार्मिक शिक्षा टोटल प्रतिबंधित है। निजी संस्थाएं जो होती है वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक। परंतु सरकारी हो चाहे अर्धशासकीय हो चाहे निजी हो, सरकारी को मैं पहले लेता हूं, सरकारी में धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, परंतु किसी भी धर्म की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, है ना, चाहे वो संस्कृत के श्लोक हो, चाहे इस्लामिक कोई अच्छा चीज, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का कुछ बेस्ट हो बाइबल के अंतर्गत, या गुरु ग्रंथ साहिब का कोई अच्छा चीज, इन चीजों को यहां पर बताया जाता है, अच्छी बातों को। ठीक है, यहां पर भी बताया जाता है, और यहां तो चूंकि धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो बताने से कोई मतलब, यहां तो टोटल पूर्ण तौर पर ही बताया जाता है। ठीक। सरकारी संस्थाओं में उन गतिविधियों को या उन अच्छी बातों को फॉलो करना करके मजबूर नहीं किया जाता, समझ में आया? मजबूर नहीं किया जाता, और यहां पर मजबूर करने नहीं, ऑप्शनल रखा जाता है। अर्ध जो शासकीय होते हैं वहां पर ऑप्शनल रखा जाता है, आप चाहें तो करें ना करें, और यहां पर टोटल फॉलो करवाना सुनिश्चित किया जाता है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, वहां पर जो भी शिक्षाएं होती है वो वैदिक परंपराओं के अनुसार होती है। वहां पढ़ने वाला मुस्लिम बच्चा हो, सिख हो, कोई भी हो, उनको प्रार्थना करना ही होगा, भोजन मंत्र करना ही होगा, लास्ट में जब जाते हैं कि विसर्जन मंत्र करना ही होगा। ठीक। मदरसों में जाओगे तो आदाब बोलना ही होगा, जो भी वहां पर गतिविधियां होंगी उसको करना ही होगा। ठीक है। बाकी इन चीजों में नहीं दिया जाता। तो याद रखेंगे, शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिया जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर अर्ध सरकारी का कौन अर्ध सर कौन बोल रहा है? निजी है। अब आरटीई के अंतर्गत जो फंड जा रहा है उसमें बोलोगे तो नहीं, नहीं होता, वो तो अलग है, वो तो योजनाओं के अंतर्गत पैसा है। कौन सा? निर्मल विद्यालय प्राइवेट, प्राइवेट, है, प्राइवेट है। सरकारी न्यूज़पेपर होता है, हाँ, अर्ध सरकारी में एनजीओ, बहुत सारा एनजीओ है जिसके अंतर्गत चलाया जाता है। ठीक है।
ये अर्धशासकीय जो थे वो ऑटोनोमस में तब्दील हो गए ना, उसके कारण मैं एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो अर्धशासकीय जैसे जैसे डीबी गर्ल्स है, साइंस कॉलेज है, ये अर्धशासकीय के अंतर्गत दिया जा सकता है, बट अब क्या है, ऑटोनोमस है, टोटल सरकार ही उसको क्रियान्वित करती है। भले वहां पर एक टीम है, मतलब एनजीओ के टाइप से एक समिति है, पॉलीक्रॉस करके हाँ निजी है वो। ठीक है, तो याद रखेंगे 28 क्या है, धार्मिक जो शिक्षा के केंद्र हैं वहां पर शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद 28 के, मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। नेक्स्ट है, अच्छा इसको बता दूं, नहीं ये लंबा है, ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है, ये विधेयक विधेयक सब लिखा हूं इसमें, 29 और 30 को बता देता हूं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 29 और 30। ठीक, नेक्स्ट मौलिक अधिकार, ईसाई मिशनरी यदि धर्मांतरित करवा रही है और ये पक्का सबूत है आपके पास कि वो धर्मांतरण करवा रही है, तो वह अपराध है। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को किसी जबरदस्ती दूसरे धर्म में लाया जाता है, किसी प्रलोभन के अंतर्गत, किसी दबाव के अंतर्गत, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि वह व्यक्ति उनके सेवा को देखकर या उनके कल्चर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उनको लगता है कि मेरे को सनातन धर्म में वो वरीयता नहीं मिल रही है जो मेरे को वहां मिल सकती है, तो इंटरनल रूल्स के अंतर्गत वो ईसाई बन सकता है, बट प्रोसीजर है उसका। ठीक है, वो कानूनन उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, आधा अधूरा नहीं हो सकता। या तो सिर्फ आपको ईसाई धर्म में ही जाना पड़ेगा, या तो आप हिंदू धर्म में ही हो सकते हैं, बीच वाला नहीं हो सकते हैं। उसका प्रोसीजर है, अभी जो नियम बना है उसके अनुसार। ठीक है, यदि आप चर्च जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा कि मैंने अपना धर्म ये छोड़ के ये हो गया। ठीक है, अभी डीलिस्टिंग वाला चल रहा है ना, जो जनजाति समाज है वो ऐसे लोगों के ऊपर मतलब ऐसे लोग जो जनजाति समाज को छोड़कर, आदिम संस्कृति को छोड़कर ईसाई मिशनरी के प्रभाव में वो दूसरा धर्म अपना लिए हैं, उनको डीलिस्टिंग करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है और बोल रही है कि भाई अगर वो लोग दूसरे धर्म के हो गए तो आरक्षण जो है वो सिर्फ हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम आदिम संस्कृति का पालन अभी भी कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को अभी भी हम बचाए रखे हैं। तो ये बहुत आने वाले समय में बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। ठीक है, अगर ये डीलिस्टिंग हो गया तो लगभग धर्मांतरण ब्रेक हो जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, अब वो क्या करती है, कैसे करती है, वो सरकार के ऊपर है। ठीक, 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण, और 30 में बताया गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। तो याद रखेंगे, मदरसों की स्थापना, मदरसा मतलब फारसी वर्ड है जिसका अर्थ होता है शिक्षा केंद्र। ठीक, तो मदरसा किसी भी में हो सकता, मदरसा बोल रहा हूं मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस्लामिक शिक्षा की बात कर रहा हूं। मदरसा जो होता है वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की। ठीक है, तो उसकी जो स्थापना की जाएगी, धार्मिक शिक्षा केंद्रों की जो स्थापना की जाएगी, वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत की जाएगी, और उन केंद्रों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी वो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दी जाएगी। समझ में आया? 29 के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 29(1) में बताया गया, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने और बनाए रखने का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून है। जब भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा और सभी धर्मों के हितों की रक्षा होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट आया, तो फिर अनुच्छेद 29 में यह सुनिश्चित कर दिया गया कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अर्थात मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो,
इन सभी के हितों की रक्षा सरकार करेगी और इसको सुनिश्चित किया गया 29 और 30 में, ताकि इनको यह ना लगे कि भारत देश इनका नहीं है। भारत देश इनका है, इनका भी है, ठीक है, क्योंकि भारत देश की आजादी के लिए जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है उसमें सारे धर्मों के लोगों ने बराबर का योगदान दिया है, ठीक है। तो भारत देश जो है वो सबका है, इसलिए अल्पसंख्यकों को यह ना लगे कि उनको दूसरे दर्जे की नागरिकता दी जा रही है। इसलिए 29 और 30 स्पेशली अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए बनाया गया। 29 में स्पेशली बना दिया गया जो अल्पसंख्यक होंगे वो कहीं भी रहें, उनकी जो भाषा होगी, उनकी लिपि होगी, उनकी संस्कृति होगी, उनको सुरक्षित करने के लिए उपाय सजेस्ट किए जाएंगे और किया ही जाएगा, ठीक है। 29 के अंतर्गत उनको संरक्षित किया जा रहा है, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे लिपि हो, या उनकी जो संस्कृति हो। 29(2) में बताया गया है राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थाओं में मूलवंश, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी नागरिकों को प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके साथ किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थाओं में खासकर उनको प्रवेश देने पर रोक नहीं होगी। अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ठीक है, और जो भी, वो उनको प्रवेश इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। और 29(2) यह सुनिश्चित करता है कि उनको किसी भी प्रकार से प्रवेश में पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। समझ में आया? और 30 तो मैं बताया शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। तो 30(1) के अंतर्गत धर्म, भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनके प्रशासन का अधिकार देता है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और वहां पर प्रशासन सुनिश्चित कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। 30(1) के अंतर्गत 30(1) में यदि राज्य सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करती है तो सरकार को उन्हें उचित मुआवजा देना होगा ताकि उनका अधिकार बाधित ना हो। अगर वो अधिग्रहण कर लेती है, किसी मदरसे को स्कूल में तब्दील कर लेती है, तो जो लोग मदरसे संचालित कर रहे हैं उनका मुआवजा जो है उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। और 30(2) में है शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते समय राज्य, धर्म या भाषा के आधार पर किसी संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो जो फंडेड जारी किए जाते हैं चाहे वो किसी माध्यम से हो, तो यहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा कि ये इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है, जैन वाला शिक्षा केंद्र है, या सिख का है, या ईसाई का है। जो बाकी को जो फंड दिए जाते हैं वो इनको भी दिए जाएंगे। तो ये है आपका 29 और 30। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और 30 में है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। क्लियर? इकतीस संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया और भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया, ठीक है, ताकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार हो, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार हो। क्यों, कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगा, समय का थोड़ा सा वो है, ठीक है, समय ज्यादा हो चुका है। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों में यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है या कोई ऐसे लोग जो मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उनको संरक्षित करने की बात की गई है और यह बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अतिक्रमण हो, हनन हो, शोषण हो या किसी के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया हो, उस स्थिति में वह व्यक्ति
न्यायालय के शरण में जा सकता है, न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। ठीक है, उसके लिए स्पेशल रिट जारी किए जाते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं। उन रिटों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उस दिन शायद मेरे से 223 निकल गया था, वो 226 है, 226 है। ठीक है, पढ़ेंगे उसको। सन्नी आ रहे हैं क्या? तो दूसरा बता दूं? जाओ तो जी देख के आओ क्या बोल रहे हैं। नहीं होगा? तिलक नहीं लगा कर आएगा। वो लेंस कार्ड का जो विवाद आया था वो सही नहीं था, क्योंकि लेंस कार्ड भले उसका जो मालिक है वो किस धर्म का है ये तो मेरे को नहीं पता, बट उसमें जो नियम लागू किए गए थे वो किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहे थे, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को हम धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने से हम नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो अंतःकरण से धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है, उसमें यह भी सुनिश्चित करता है कि जो भी धर्म स्वीकार कर रहे हैं वह अपनी आस्था, विश्वास, उपासना या जो भी धर्म के प्रति जो चीजें हैं वो प्रकट कर सकता है, परंतु कंडीशन रखा गया है कि उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपके पूजा से किसी की दूसरे का कोई दिक्कत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को हैंडल करने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको अनुच्छेद 25 में जो आस्था प्रकट करने वाला जो अधिकार है उससे रोका जा सकता है, और पुलिस ही रोक सकता है। जैसे बहुत सारी शोभा यात्राएं निकलती है, बड़ा बड़ा डीजे, ऐसा डीजे की आदमी मर जाए, है ना, नहीं पता उस डीजे में गाना बजा के क्या साबित करना चाहते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे क्या जी? ठीक है, वो कुरीति है, संस्कृति नहीं है। अब आदमी कई मनोरंजन के लिए वो चीजें कर देता है, परंतु भगवान से उसका किसी भी प्रकार से लेना ना देना है। कोई भी हो, ईश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो, ये आडंबरों से ना किसी भी प्रकार का लेना है ना देना है। आप बड़ा जुलूस निकाल देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए स्पेशली इसमें सीमा दे दी गई है कि आप ऐसा ही कृत्य कर सकते हैं, ऐसा ही अपनी धार्मिक आस्था प्रकट कर सकते हैं जो किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित ना करे। तो लेंस कार्ड वाले ने जो नियम बनाए थे वो नियमतः तो सही नहीं है, क्योंकि वो अनुच्छेद 25 का हनन है, क्योंकि हम अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं, हम तिलक लगा सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं, सिक्का रख सकते हैं, ये तो सनातन वाले रखते हैं। मुस्लिम वाले दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, टोपी पहन सकते हैं, क्रिश्चियन वाले क्रॉस लटका सकते हैं, सिख वाले कृपाण रख सकते हैं, कच्छा, केस, कंघा, ये उनका 5 का होता है, उनको वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये उनकी धार्मिक आस्था प्रकट करने का तरीका है और ये उनका मौलिक अधिकार है, परंतु उनके इन कृत्य से किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर वाला अगर दिक्कत हो रहा है तो अनुच्छेद 25 को हनन किया जा सकता है, पुलिस ही कर सकता है, दूसरा छोड़ दो। ठीक है, ना सर, ये अगर प्राइवेट हो जाएगा, जैसे अभी गवर्नमेंट हैंडल कर रही है मंदिरों को, ये जैसे हमने प्राइवेट नहीं होगा, अपने निरीक्षण से अलग कर देगा, ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट हो जाएगा। तो उसमें तो फिर सर ये वीआईपी और वीवीआईपी वाला सीन और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा?
कैसे होगा? हम भी ट्रस्ट वाले बोलेंगे हाँ पैसा लेंगे। उज्जैन ट्रस्ट में है कि सरकारी नियंत्रण में है? ट्रस्ट से। कौन बोलता है? सरकार के नियंत्रण में है भाई, जाके देखिएगा। आपका दंतेवाड़ा मंदिर ट्रस्ट है कि क्या है जी? सरकारी नियंत्रण में है ना? कलेक्टर वहां का क्या है, पदेन अध्यक्ष है, तहसीलदार और एसडीएम सचिव है कि नहीं? तो लगभग हम लोग सरकार में देखिए क्या है, अगर आप इनको नियंत्रित रखे हैं तो सबको नियंत्रित करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्म समान है। समझ में आया? हम तो चाहते हैं कि सब चीज नियंत्रित हो। आप जैसे सिर्फ एक ही धर्म के धार्मिक केंद्रों को नियंत्रण करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो शोषण है, सही नहीं है। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है कि आप सिर्फ एक धर्म के धार्मिक केंद्रों को नियंत्रित कर रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपकी क्षमता नहीं है। यही है ना? तो कानून क्या है? विधि का शासन है। जो कानून नियंत्रण का है तो सब पर नियंत्रण होना चाहिए, और सबको छोड़ना है तो सबको छोड़ो ना भाई। पहले इतने भी बड़े बड़े मेला तीर्थ होते थे, मेला कुंभ, इसमें सरकार होता था पहले, तो कैसे इतने बड़े बड़े आयोजन हो जाते थे? भारतीय समाज बहुत सुव्यवस्थित है, अनुशासित है। समझ में आया? भारतीय समाज, उसको किसी एक्स्ट्रा शक्तियों की जरूरत नहीं है, कोई धार्मिक क्रियाकलाप या कोई पारंपरिक क्रियाकलापों के लिए। वो हमको लगता है कि हाँ प्रशासन है। जैसे एक हमारे राज्य में मेला होता है बढ़िया, ठीक है, प्रशासन का पूरा हस्तक्षेप है। कौन वहां पर मेले के मुख्य मंच में कौन प्रदर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन नृत्य करेगा, कौन, सारा नियंत्रण उनका है। चाहे वो रायपुर में जो राज्योत्सव होता है वहां पर भी पूर्ण नियंत्रण है। इससे जिस उद्देश्य के लिए वह आयोजन किया जा रहा है, वह उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? भाई अगर मान लो मैं सरकार के खिलाफ हूं, मेरी थिंक नहीं जम रही है उनके साथ, तो मेरे को क्या वहां पर मंच दिया जाएगा? नहीं। और ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मेरी चॉइस है। मैं किसी को अच्छा लगूं बुरा लगूं वो उनका मैटर है ना भाई? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ना उन चीजों को ना फ्री रहना चाहिए। ठीक है, हर चीजों पर पाबंदी, हर चीजों का नियंत्रण, नियमावली आप बनाइए, नियमावली सरकार पर रहे, मॉनिटरिंग सरकार करे, परंतु हर चीज हम ही कर ले नहीं भाई। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, उनको रोड बनाना है, नाली बनाना है, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बहुत सारे काम हैं। तो सब काम सरकारी करेगा यार? नहीं होता ना। तो कुछ मामले इनको दे दो ना भाई। अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो बात की बात है, बुरा करेंगे तो फिर रख लेना। आप सरकार में ही तो हो ना, आप तो भगवान हो, तो आपसे तो कोई दूसरा लड़ेगा नहीं। सरकार से जो प्लान किया गया था हाँ हाँ, बताओ 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 ना जी। बाकी धर्म वालों को देख के, जैसे चर्च वाले मस्जिद वालों को देख करके मंदिरों को गवर्नमेंट के नियंत्रण से हटाने के लिए किया गया था, कि या फिर कि दोनों को भी नियंत्रित करो, ये बोल उद्देश्य नहीं, नियंत्रण हटाना, क्योंकि जैसे खासकर साउथ के जो मंदिर हैं वहां पर बहुत ज्यादा पैसा आता है, उस पैसे का खर्चा वो लोग पूरे देश मतलब पूरे राज्य में लगाते हैं। उनका बोलना ये है कि हम जो है धार्मिक शिक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या हम मंदिर के उत्थान के लिए कोई संस्थाएं खोलना चाहते हैं, उसमें आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, और आप इसलिए रोक लगा देते हो क्योंकि हम गुरुकुल खोलना चाहते हैं। तो गलत है ना ये? पैसा मंदिर का, श्रद्धालु उनके डिसाइड सुरक्षा रहेगा टीचर्स। क्यों नहीं देगा? सरकार तभी है, तब वो सुरक्षा, वही तो काम है जो उनका, सुरक्षा करना, लोगों को सुविधाएं देना, ये तो उनका काम है ना।
क्यों नहीं देगा? उनको तो देना पड़ेगा। चलिए, अनुच्छेद 31 क्यों मूल मौलिक अधिकार से हटाया गया, ये हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 31 को संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटाने का प्रमुख कारण है, सबसे पहले भूमि सुधार और सामाजिक न्याय में बाधा। कैसे बाधा है? सरकार द्वारा जब गरीबों और भूमिहीनों में जमीन बांटने या बड़े उद्योग के राष्ट्रीयकरण जैसे समाजवादी कदम उठाए जाते थे, तो यह मौलिक अधिकार बाधा बन जाता था। लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए सीधे अदालत चले जाते थे, जिससे विकास कार्य रुक जाता था। मैंने आपको बताया था, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो मैं अपनी संपत्ति अर्जित किया हूं, उससे कोई संपत्ति खरीदा हूं, कोई सरकार उस संपत्ति को कैसे छीनेगी, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है। तो सरकार जो है भूमिहीनों को जब भूमि आवंटित कर रही थी, तो जब वो अधिग्रहित कर रही थी, तो जो लोग थे, जो भूमि स्वामी थे, वो कहाँ चले जाते थे? अदालत चले जाते थे, और अदालत में जाके उनके मौलिक अधिकारों की समीक्षा होती थी, तो तुरंत फटकार लगता था और उनकी संपत्ति वापस हो जाती थी। तो जो भूमिहीन किसान है, उनको संपत्ति नहीं मिल पाता था। या कोई भारत देश या सरकार जो है ऐसा कृत्य करना चाहती है जिससे विकास हो, जैसे सड़क बनाना है या कोई समझ लो कहीं शहर बसाना है, तो उसके लिए यदि मान लो किसी की जमीन आ गई, तो संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार होता, तो वो सड़क वहां से जा ही नहीं सकता था। सब बोलते भैया ये मेरा जमीन है, मेरा जमीन। तो सरकार कहां पर बनाती सड़क? ऊपर थोड़ी बनाती, जमीन में ही तो बनाएगी ना। इसलिए ये सारी चीजें बाधा थी। नेक्स्ट है मुआवजे पर विवाद। उचित मुआवजा तय करने को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच अक्सर टकराव होता था, क्योंकि संपत्ति का सही बाजार भाव चुकाना सरकार के लिए आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल था। आप जितने में संपत्ति अभी वर्तमान में खरीदते हैं वो अलग होता है, बट जो सरकारी मतलब सरकारी जो रेट है वो अलग होता है ना। तो इस स्थिति में जो भूमि मालिक है वो बोलते थे कि अपन मेरा जो खेत है या मेरी जो संपत्ति है या भूमि है वो बाजार रेट में मिले, बट सरकार बोलती थी भाई हमारा सरकारी भाव तो ये चल रहा है, अब तुम एक्स्ट्रा में बात कर रहे हो तो क्यों दिया जाएगा। तो न्यायपालिका और अक्सर कार्यपालिका के बीच विवाद जैसी स्थिति खड़ी हो जाती थी, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को बाधित कर रही थी, सिस्टम को बाधित कर रही थी। तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का अवमूल्यन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार रखने से यह समाज में कल्याणकारी लक्ष्यों के खिलाफ हो रहा था। तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होनी थी या एक प्रकार से समानता का वातावरण क्रिएट होना था, गरीब जो है अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाए और अमीर जो है वो संतुलित स्थिति में रहे, अर्थात अमीर और गरीबी के बीच जो मतभेद थे या उनके बीच जो खाई थी उसको पाटने का कार्य मौलिक अधिकार कर रहा था, उसके लिए बाधा था। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, उसको यहां से हटाया गया और उसको क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। तो याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया और संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में उनको जगह दी गई। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, भूपेश्वर सोनवानी। और कोई क्वेश्चन? बाकी वही चीजें दी गई है। हाँ, वर्तमान सुरक्षा, इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति कानून के तहत छीन तो सकता है, लेकिन इसके लिए एक विधायी प्रक्रिया का पालन करना होता है। राज्य ऐसा करता है कि मुआवजा देना सरकार की नीति पर निर्भर करता है, जिस पर अदालत में दावा करना मौलिक अधिकार जितना मजबूत नहीं रहता है। ठीक है, अभी भी अगर किसी सरकार के द्वारा जमीन को अधिग्रहित की जाती है तो उसका एक बराबर एक रोड मैप है। जैसे अभी विशाखापट्टनम हाईवे बहुत हाईलाइटेड है, लोगों ने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है कि वहां पर एक खेत है उसके 10 टुकड़े कर दिए हैं ताकि हमको मुआवजा ज्यादा मिले। ठीक है, और इसीलिए लाया गया था इसको, मौलिक अधिकार से इसीलिए हटाया गया था ताकि इतना बड़ा विवाद ना हो, बट ये लोग और ज्यादा चालू निकले।
एक खेत को 10 टुकड़ा कर दिए हैं, तो उसके हिसाब से रेट तय हो रहा है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से रेट तय होता है ना। अब एक खेत है करके बाद में पता चला जब एनालिसिस कर रहे हैं वो लोग, तो जितन जहां से बना है, मतलब ये जहां से निकला है विशाखापट्टनम हाईवे, और पूरा लास्ट आपका नगरी सिहावा तक भ्रष्टाचार है बोलते हैं। यहाँ का एसडीएम को तो नाप दिया गया, पटवारी लोग को नाप दिया गया, आरआई लोग को नाप दिया गया, गिरफ्तारी भी हो गई थी, जमानत में है, फिर गिरफ्तार करेगी बोल रहे हैं ईडी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या चीजें और जोड़ी गई, वो तो हटा दिया गया, परंतु क्या क्या चीजें जोड़ी गई। एक है 31A, क्या है, राज्य की भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन आदि कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से सुरक्षा प्रदान किया गया। जो भूमि सुधार कानून हम अनुसूची 1 में पढ़े थे, जिसमें मैं बताया था बंदोबस्त किया गया भूमि को, दो प्रकार से किया गया, एक था हथबंदी, दूसरा था चकबंदी, है ना, वो किया गया। तो वो तभी संभव हो पाया जब इनको मौलिक अधिकार से हटाया गया और स्पेशली प्रावधान कर दिया गया 30(1) में कि जो राज्य जो है वो भूमि सुधार कर सकता है। क्लियर। बी में बताया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देता है, भले वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। जो 9वीं अनुसूची है, उस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, उन विषयों को, खासकर ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें सरकार चाहती है कि इस पर किसी भी प्रकार से न्यायिक समीक्षा न की जाए, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन न किया जाए, तो उसको अनुच्छेद 31B के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सी के अंतर्गत, तो 29B और सी में को लागू करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो भी डीपीएस के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा होती है, तो अनुच्छेद 31 में जितने भी चीजें जुड़ी है, A, B, C, हाँ, वो सुरक्षा प्रदान करती है।